हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज हम फिजिक्स का और एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। और इस क्लास 10th आईसीएसई में इसके रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और आगे भी जब आप 11-12 में अगर आप साइंस ले रहे हो या फिजिक्स ले रहे हो तो आगे भी आपको ये टॉपिक्स बहुत काम आने वाले हैं। तो अभी से अगर आपका बेस आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। तो क्या है आपका टॉपिक आज? वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब देखिए, वर्क, काम क्या होता है? काम का मतलब है, अगर मान लीजिए मैं फिजिक्स के हिसाब से काम किसे कहा जाएगा? अगर मैं किसी चीज पे फोर्स लगा रहा हूं, मान लीजिए मैं इस बुक को, आपका जो ये बुक है, इस बुक को यहां से हटाया, इस जगह से हटाया और एक टेबल पे रखा। आपको टेबल तो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि कैमरा उस हिसाब से सेट है। और लेकिन अगर मान लीजिए एक डिब्बे को इधर से उठाया और इधर रखा, ठीक है, तो क्या होगा कि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगा रहे हैं, उठाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, उठा के लाया रख रहे हैं, वहां पे भी फोर्स लग रहा है। तो वहां पे जो फोर्स हमने लगाया और उसका एक जगह डिस्प्लेस किया, एक जगह से दूसरी जगह, उसी चीज को बोला जाता है वर्क डन। या फिर जो काम हमने किया, कोई भी काम जब हम करते हैं उसमें हमारा फोर्स भी लगता है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है, उसी चीज को बोला जाता है वर्क डन। तो फिजिक्स के हिसाब से वर्क का मतलब क्या हो गया? अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, उसे बोला जाता है आपका, तभी बोला जाता है कि हाँ हमने कुछ काम किया। जैसे कि आप लोग रोज के जिंदगी में साइकिल चलाते हो, सीढ़ी चढ़ते हो, उतरते हो, तो वो सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि जब आप काम करते हो तो या फिर चढ़ते हो या साइकिल चलाते हो, तब आप पेडल पे फोर्स लगा रहे हो और उसी फोर्स की वजह से आपका साइकिल आगे जा रहा है, तो वहां पे काम हो रहा है। नहीं तो आप काम अगर नहीं होता होगा तो साइकिल आगे नहीं जाता, और अगर हम फोर्स ना लगाते तो वो काम होता ही नहीं या वर्क डन होता ही नहीं। तो वर्क का मतलब वही है क्या, कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो रहा है, देन उसे हम कहेंगे वर्क डन। अब मान लीजिए मैं इस दीवाल को धक्का दे रहा हूं, ठीक है, वॉल को धक्का दे रहा हूं, लेकिन ये वॉल क्या डिस्प्लेस हो रहा है? आप चाहे तो आप खुद अपने घर के वॉल पे फोर्स लगा के देखिए, लेकिन वॉल डिस्प्लेस नहीं होगा। अब अगर वॉल डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो क्या हम कहेंगे कि काम नहीं हो रहा है या कि हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं? हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वहां पे काम नहीं हो रहा है। फिजिक्स के हिसाब से साइंटिफिकली क्या, कि अगर आप फोर्स लगाते हो लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, देन आपका काम करना भी जीरो हो जाता है, वर्क डन भी जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ नोट्स लिख दिए हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। जब आप नोट्स पढ़ें आपको कॉन्सेप्ट आराम से आप पकड़ पाए। तो क्या लिखा हुआ है? जो मैंने अभी बोला वही लिखा हुआ है। वर्क, द वर्क इज सेड टू बी डन ओनली when a body moves under the influence of a force. If there is no displacement in the body, even when a force acts on it, the work done is zero. अब दूसरा क्या बोला? एग्जाम्पल क्या बोला है? साइक्लिस्ट पेडलिंग ए बाइसाइकिल और बॉय गोइंग अपस्टेयर्स। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब मैंने जो दूसरा चीज बोला कि अगर हम दीवार पे फोर्स लगाएंगे तो क्या हम बोलेंगे कि वर्क डन जीरो है? हाँ जी, बिल्कुल बोलेंगे कि वर्क डन हमारा जीरो है, क्योंकि हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन वो जो दीवार है वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। तो if a man tries to push a wall, then it does not displace, then it is scientifically said work done is zero. अब ये तो हमने समझा कि वर्क क्या होता है और वर्क डन को कैसे मानना या क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट समझा। अब देखते हैं, अगर हम कोई चीज को समझ लेते हैं या फिर वर्क अगर एक चीज है उसमें फोर्स भी आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, और अगर ये दोनों चीजें आ रही है तो मतलब उसका कैलकुलेशन भी कुछ होगा। तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करें? तो कैलकुलेट करने से पहले हमें ये समझना है ये जो वर्क डन है ये डिपेंड किस किस पे कर रहा है। पहला चीज ये डिपेंड कर रहा है आप कितना फोर्स लगा रहे हो, दूसरा चीज ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है, और यहाँ पे और एक तीसरा चीज भी मैंने लिखा हुआ है, कोसाइन ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जो अभी हम कुछ देर में करेंगे। तो क्या होता है, जो आप वर्क कर रहे हो, अगर मैं मान लो किसी को धक्का दे दूं या फिर बुक को धक्का दे दूं,
हो सकता है बुक या फिर टेबल आराम से खिसक जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो गिर जाए। गिरेगा कब? जिस जगह पे हम ज्यादा फोर्स दे देंगे। अगर हम धीरे से फोर्स देंगे तो वो खिसकते हुए जाएगा, तो उस पर भी डिपेंड करता है। अब मान लीजिए मैं उसी टेबल पे पूरा कम फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या होगा? उसमें डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा। लेकिन अगर मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा वर्क डन कैसा होगा या कितना होगा। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है W इक्वल टू F इंटू एस। F इंटू एस मतलब F क्या हो गया आपका? फोर्स, और S क्या हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट किया जाता है। उसके बाद हमारा जो वर्क डन है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। चाहे आप एक जगह से दूसरे जगह लेके जाओ। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है आप लोग शायद पढ़ो, लेकिन ब्रीफली मैं बता देता हूं। जो क्वांटिटी का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है या फिर एक डायरेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और जिसका डायरेक्शन नहीं होता है उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो जो वर्क डन है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एक चीज को उठा रहा हूं और रख रहा हूं, तो हमारा फोर्स का तो डायरेक्शन दिख रहा है, और फोर्स हम किधर लगाए वो दिख रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है वो उसका डायरेक्शन भी पता चल, लेकिन जो वर्क डन होता है उसका डायरेक्शन नहीं होता। तो वर्क डन हमारा क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स हम आइदर ऐसे लगा सकते हैं या फिर ऊपर लगा सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं। तो जो जहां पे हम फोर्स लगाएंगे उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। और मान लीजिए मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं तो ऑब्वियसली बॉडी भी आगे ही जाएगा, तो आगे की ओर जा रहा है तो उसका भी एक डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट का भी एक डायरेक्शन होता है। तो उसका हम एक वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला निकलता है जो कि क्या है? W इक्वल टू F डॉट S, F वेक्टर इंटू डॉट या फिर डॉट S वेक्टर। अब यहाँ पे अगर हम वेक्टर की बात करें, आप लोग जब हायर क्लासेस में जाओगे तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रीफली बता देता हूँ। जो प्रोडक्ट होता है, हमने अभी तक प्रोडक्ट सीखा था, मल्टीप्लिकेशन और डॉट दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन मैथमेटिकली डॉट और क्रॉस जो हम सिंबल लगाते हैं दोनों का अलग अलग मतलब है। अलग अलग मतलब है, यानी अगर मैं दो वेक्टर प्रोडक्ट को या दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो अगर स्केलर है तो उन दोनों के बीच हमारा क्या लगेगा? डॉट प्रोडक्ट। और लेकिन अगर मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मुझे मिल रहा है, या फिर एक वेक्टर और एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मुझे वेक्टर मिल रहा है, देन उसे वहां पे हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। तो इसलिए यहां पे हमने F डॉट S लिखा और यहां पे हमने F क्रॉस S लिखा। ठीक है, तो ये था हमारा मेजरमेंट। अब मान लीजिए हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, मैं सीधा, आप अपने दोस्तों को कभी धक्का देते हो तो क्या आप जिस डायरेक्शन में धक्का देते हो तो क्या वो आपका दोस्त उसी डायरेक्शन में जाता है? कभी कभी ऐसा होता है फोर्स के डायरेक्शन पे, हम जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन पे ना होके कोई दूसरे डायरेक्शन में हो, तो तब क्या करें? तब हम वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करें? तो चलिए देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, रब कर देता हूं और उसको हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों हम क्या बात कर रहे थे? अगर मान लीजिए हम जो फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर अलग डायरेक्शन में हो जाए तो हम वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। पहला क्या? बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा क्या? बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। अब ये चीजें क्या है, अब इसको समझना है और उसके हिसाब से हमें एक नया फॉर्मूला मिलेगा जिसको हम सॉल्व या यूज करेंगे क्वेश्चंस सॉल्व करने में। ठीक है, तो पहला चीज हमें क्या बोला है? पहला क्या है? बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मान लो यहां पे एक रैंप है और ये ग्राउंड है, और एक रैंप है जो ग्राउंड के साथ एक थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, और यहां पे एक बॉक्स रखा हुआ है। अब इस बॉक्स पे मान लीजिए फोर्स हमारा ऐसा लग रहा है, ऐसे हम फोर्स लगा रहे हैं।
तो बॉक्स जब इस जगह पे पहुंचेगा तब भी हमारा फोर्स ऐसे ही लग रहा होगा, या नहीं लग रहा होगा। अब मान लीजिए ये जो पॉइंट हमारा है ये है ए, और इस पॉइंट पे जहां तक बॉक्स को हमने पहुंचाया, यहां से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर लेते हैं नीचे, और इसको नाम दे देते हैं बी, और इसको नाम दे देते हैं सी। ठीक है, अब यहां पे फोर्स लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? फोर्स तो हमारा सीधा लग रहा है, फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहां पे हमारा अलग अलग डायरेक्शन है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन अलग है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग है। तो ये हो रहा है हमारा एस, ये हो गया। अब ये हमारा थीटा है। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट एंगल बना रहा है ना, अब देखिए ये समझिए, मान लीजिए ये हमारा 90 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ ऐसा है, मान लीजिए एस इस डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है दोनों के बीच, एक्स एक्सिस और एस एक्सिस के बीच एक एंगल बन रहा है थीटा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एस डिस्प्लेसमेंट है ना, ये दो कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं। दो कंपोनेंट्स हमारा क्या क्या हो जाता है, जो एक्स एक्सिस हो जाता है वो बन जाता है एस कॉस थीटा, और जो वाई कंपोनेंट होता है वो बन जाता है एस साइन थीटा, एस साइन थीटा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आपने क्यों बताया ये एस कॉस थीटा क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ? तो इसको अभी आप ये आपके मैथ्स में ये नहीं होगा, तो आप जब हायर क्लासेस में जाओगे, वेक्टर्स जब पढ़ोगे, वहां पे आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल ये समझते हैं कि ये हमारा एस कॉस थीटा हो जाएगा, ये एस साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा थीटा ये होता, मान लीजिए अगर हमारा थीटा ये होता, एंगल ये होता, तो ये जो कंपोनेंट है, जो वाई कंपोनेंट है, वो हमारा बन जाता है एस कॉस थीटा, और जो एक्स कंपोनेंट है वो बन जाता एस साइन थीटा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा हो वो हमेशा क्या बनेगा, एस कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं, और दूसरा वाला ऑब्वियस सी बात है हमें पता चल जाएगा वो है साइन थीटा। ठीक है, तो अभी हमने, अच्छा ये एस साइन थीटा था, ये हटा दिए, और हमने ये देखा कि ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो थीटा है, ये हमें दो कंपोनेंट में डिवाइड करके दे रहा है, एक होता है एस कॉस थीटा और दूसरा हो रहा है एस साइन थीटा। अब यहाँ पे ये एक थीटा है, तो ये थीटा है, ये फोर्स है, तो यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये वाला जो एसी पोर्शन है डिस्प्लेसमेंट, ये वाला क्या हो जाएगा, एस कॉस थीटा बन जाएगा, एस कॉस थीटा बन गया। अब अगर मैं, आप पूछोगे कि सर कॉस थीटा ही क्यों, तो देखो कॉस थीटा, अगर ट्रिगोनोमेट्री, हम बेसिक ट्रिगोनोमेट्री डालते हैं तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो। तो यहाँ पे बेस कितना है, AC, और यहाँ पे हाइपो कितना है, AB। तो कॉस थीटा कितना हो गया, AC अपॉन AB। अब AB हमारा कितना है, AB हमारा S है, तो AC अपॉन S, तो AC हमारा किसके बराबर हो जाएगा, S cos थीटा। इसीलिए ये वाला देखिए, इसको नीचे वाला जो पोर्शन है मैंने उसको S cos थीटा लिखा हुआ है। अब हमें क्या पता है, W इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू हमारा क्या होता है, W इक्वल टू होता है F इंटू S, ये होता है। लेकिन यहाँ पे जो F इंटू एस, F ये तो फोर्स लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि हमें हमेशा परपेंडिकुलर लेना है। तो F इंटू एस, तो ये क्या बन जाएगा, F इंटू एस के जगह पे हम क्या डालेंगे, S cos थीटा, जो कि हमें एक फॉर्मूला देगा Fs cos थीटा। ये कब हो रहा है, तो इसको एक बॉक्स बना के रख लीजिए। ये कब हो रहा है, जब जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा एक एंगल बना के या फिर
दूसरे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एज कंपेयर टू जिस डायरेक्शन में हम फोर्स दे रहे हैं। अब देखिए ये तो पहला मेथड हो गया, क्या, बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमने एस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाला। अब जो दूसरा है बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, हम इसी डायग्राम पे फिर से समझेंगे और अपना कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। देखिए अब ये हमारा फोर्स है इस डायरेक्शन में, इधर से ये हमारा फोर्स है, तो अगर ये हमारा फोर्स हुआ तो मैं इसको इस पीछे थोड़ा एक्सटेंड कर सकता हूं, कर लिया। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इसके ऊपर, तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। और एज बिकॉज ये हमारा थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। अभी हम बात कर रहे हैं बिट 2 की, ठीक है, बिट 2 की बात कर रहे हैं। बिट 2 से फोर्स का कंपोनेंट निकाल के हम कैसे सॉल्व करें, तो ये हमारा हो गया थीटा। और इसको अगर हम नाम दे दें, ये तो पहले से ही था ए एफ, ये फोर्स हमारा एफ है, और इसको दे देते हैं एम, और इसको नाम दे देते हैं एन, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये हमारा हो गया थीटा। अब यहां पे भी अगर हम कॉस थीटा लगाते हैं, ये वाला पार्ट में मिटा देता हूं, और इसको अगर मैं एस को हटा के यहां पे अगर मैं एफ लगा देता हूं तो हमें क्या मिलेगा, ये देखते हैं। तो फोर्स अगर मिला तो अगर ये थीटा हो रहा है, अगर ये थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा एफ साइन थीटा। हमने अभी पढ़ा डिस्प्लेसमेंट के केस में, लेकिन इसके केस में क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए कॉस थीटा जो है, जो कॉस थीटा होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा हमारा कितना, ये अगर थीटा है तो बेस अपॉन हाइपो, बेस हमारा कितना है ए एन, और हाइपो हमारा कितना है ए एम, तो ए एन अपॉन ए एम ये हमारा है। अब ये जो ए एम है ये हमारा क्या है, एफ के बराबर, तो एफ ये ए एम, तो ए एम हमारा एफ के बराबर है, तो इस तरफ ले आऊं तो ए एन हमारा कितना मिल जाएगा, ए एन विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ये मिल गया, ये फोर्स का कंपोनेंट आ गया। और देखिए जो वर्क डन था वो हमारा क्या था, W इक्वल टू ये फोर्स, ठीक है, ए एन इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना था ए सी, W इक्वल टू ए एन इंटू ए सी। अब ए सी जो है ए सी नहीं सॉरी हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या था, ये वाला डिस्प्लेसमेंट था, तो ए बी, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं एस, और ए एन को हम क्या लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा इंटू एस, इसको हम और क्या लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा एक फॉर्मूला आ गया जो कि पहले वाले फॉर्मूले के साथ बराबर है। तो ये दो मेथड करने का रीजन ये है कि आपको ये बता सकें कि हम फोर्स को भी फोर्स का कंपोनेंट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों में कोई ज्यादा क्या कुछ भी अंतर नहीं है। तो एफ एस जो कि हमें फॉर्मूला वहां पे भी क्या मिला था, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और अभी जब हमने फोर्स का कंपोनेंट निकाला तब भी हमें मिला एफ एस कॉस थीटा। तो यहां पे हमें और एक चीज सीखने को मिलती है क्या, जो मैंने इसके पहले जो लिखा हुआ था वहां पे लिखा था कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए अगर मैं यहां पे थीटा को बदलता हूं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा एफ एस भी बदलेगा। वो कैसे बदलता है और क्या होता है हम उसका कुछ स्पेशल केसेस यहां पे देख लेंगे ताकि हमें अच्छे से और समझ में आ जाए इस फॉर्मूला के रिलेटेड। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं कुछ स्पेशल केसेस की ओर। तो बच्चों अभी हम देखेंगे कुछ स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में क्या है, पहले या मान लीजिए अगर मेरा थीटा 0 डिग्री हो गया, अभी हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये पढ़ा। अगर मेरा थीटा 0 हो जाए, इफ थीटा इक्वल टू हमारा 0 हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1 के बराबर। तो W इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा F इंटू एस या फिर F डॉट एस, ये बन जाएगा Fs बन जाएगा। अब Fs बन गया
तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन यहां पे हमारा हम बोल सकते हैं वर्क डन इज पॉजिटिव, ये हम बोल सकते हैं। तो ये कब होता है, कुछ एग्जांपल्स मान लीजिए, ऊपर से कुछ एग्जांपल्स इसके रिलेटेड। अगर मान लीजिए कि एक बॉल को या फिर एक बॉडी को जब ऊपर से नीचे फेंका जाता है, तो ऊपर से नीचे जब किसी बॉडी को फेंका जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ग्रेविटी के अलोंग ही वो आएगा। तो वहां पे ग्रेविटी एक फोर्स है, ग्रेविटी और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उन दोनों के बीच कोई एंगल नहीं बनता, तो वहां पे हमारा थीटा 0 हो जाता है। तो वो एक एग्जाम्पल है जहां पे हमारा वर्क डन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पहला एग्जांपल क्या है, फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जांपल है। अब दूसरा एग्जांपल क्या होगा, अगर मान लीजिए एक जो कुली है, कुली आप लोगों ने देखा होगा कभी ट्रेन में वगैरह में ट्रैवल किए होगे, तो जो कुली अंकल लोग होते हैं या भैया लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जो लोड को उठाते हैं, ऑब्वियस सी बात है नीचे से उठा के अपने सर पर रखते हैं ना, तो नीचे से जब उठाते हैं और अपने सर पर रखते हैं, जो उठाने वाला वर्क डन होता है वो ऊपर उठा रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा रहे हैं ना, तो जब ऊपर उठा रहे हैं तब हमारा एंगल क्या हो जाता है दोनों के बीच, कुछ नहीं, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर और फोर्स भी लग रहा है हमारा ऊपर, तो दोनों के बीच क्या हो गया, डायरेक्शन कुछ नहीं, तो थीटा हमारा कितना हो गया, 0। तो वो भी हमारा एक एग्जांपल है, व्हाइल ए कुली लिफ्टिंग अ लोड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए इस केस के लिए, जब हमारा थीटा क्या हो जाता है, तो वर्क डन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, F इंटू एस। अब मान लीजिए हमारा जो केस 2 आता है, ये तो केस 1 गया, अब जो केस 2 आता है वो क्या है, अगर मान लीजिए F थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर हमारा थीटा 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 0, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, W विल बी इक्वल टू 0। तो अगर 90 डिग्री हो जाए तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, तो 0। अब मान लीजिए कुली भैया ने, इससे पहले हमने देखा कि ऊपर उठा के अपने सर पे रखा, ऑब्वियस सी बात है उधर वर्क डन काम कुछ हुआ। अब जब सर पे रखा तो और वो आगे चलने लगे ना, नहीं तो आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर कैसे छोड़ेंगे, तो आगे चलने लगे। जब आगे चलने लगे तो लोड कहां पे, नीचे गिर रहा है, जो उनके सर पे जो सामान होगा, लगेज होगा, वो नीचे के डायरेक्शन पे गिर रहा है, और ऑब्वियस सी बात, और वो आगे चल रहे हैं, तो वो क्या होगा, लोड ऐसे गिर रहा है, ये मान लो कुली भैया हैं, और लोड ऐसे गिर रहा है और वो चल रहे हैं आगे के डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच कितना हो गया, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया ना, तो वर्क डन हमारा कितना हो जा रहा है, 0। तो ऑब्वियस सी बात है जब वो लोड सर पर रख के जा रहे हैं तो वर्क डन 0 हो गया। तो अभी आपको समझ लग रहा होगा कि अरे भैया वर्क डन अगर 0 है तो हमें वो किस बात का पैसा ले रहा है, हमें तो लूट रहा है, क्योंकि वो काम तो कुछ कर नहीं रहा, वर्क डन नहीं हो रहा, तो मतलब काम नहीं कर रहा ना। तो वर्क डन अगर नहीं हो रहा, काम अगर नहीं कर रहा, तो हमें बात पैसे का किसका ले रहा है, किस बात का वो हमसे पैसा ले रहा है और क्यों ले रहा है, तो वो आपसे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने पे उसका कुछ वर्क डन नहीं जा रहा, वो तो मतलब लोड को लेके जाने में लोड के ऊपर कुछ वर्क डन नहीं हो रहा, लेकिन जब उसने उठाया सर पे रखा तब वर्क डन हुआ, और वो जो चल के जा रहा है उसका भी एनर्जी खर्चा हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो वो उसी चीज का आपसे पैसा लेता है। ऐसा नहीं कि वर्क डन एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाया वर्क डन तो 0, तो अगले बार से हम कुली भैया को पैसा नहीं देंगे क्योंकि हम उनको फिजिक्स पढ़ाने बैठेंगे क्योंकि दीपक सर ने बोला है। ऐसा कुछ नहीं है, क्यों, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका एनर्जी खर्चा होता होगा और वो खाता होगा ना, तो उसकी उसी बात का वो आपसे पैसे चार्ज करता है। तो थीटा अगर हमारा 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 हमारा क्या 0 होगा, तो वर्क डन हमारा 0 होगा। इसका एक एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं।
वर्क डन बाय कुली having load on his head and moving from one point to another। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक एग्जाम्पल जहां पे हमारा वर्क डन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब दूसरा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, देखिए जब आप अगर मान लीजिए एक पत्थर ले लीजिए और वो रस्सी से बांध लीजिए और उसे घुमा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपका भी कुछ एनर्जी लग रहा होगा और वो जो बॉल है वो भी घूम रहा है, लेकिन वहां पे डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो रहा है, वो जो घूम रहा है डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है क्योंकि हमें दिख रहा है कि वो घूम रहा है, लेकिन वहां पे जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। आप पूछोगे सर आप क्या कमाल की बातें कर रहे हो, क्या गधों जैसा पढ़ा रहे हो, क्या ये सब चीजें बता रहे हो। देखो जब आप कोई चीज को घुमाते हो एक सर्कुलर पाथ में, तो यहां से आप घुमा रहे हो ना, ये रस्सी है तो ये हमारा लग रहा है फोर्स, और मान लीजिए ये बॉडी, तो ये हमारा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये हमारा जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगा रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है और इस टेंजेंट के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ऑब्वियस ही बात है जब 90 डिग्री हो रहा है तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैथमेटिकली वहां पे जब हम घुमा रहे हैं वहां पे हमें लग रहा है वर्क डन है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से वो वर्क डन नहीं हो रहा है क्योंकि थीटा हमारा कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री। तो दूसरा एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए circular path, it act a centripetal force towards the center and the displacement makes a 90 डिग्री विथ इट। तब हमारा जो फोर्स होता है वो या फिर जो वर्क डन होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब एक लास्ट केस के बारे में बात करते हैं, केस नंबर 3, जिसको हम समझने के बाद आज का लेक्चर हम रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसका यूनिट वगैरह इसको कैसे मेजर करें, कुछ न्यूमेरिकल्स इसके रिलेटेड हम देख लेंगे। तो केस 3 हमारा क्या बोलता है कि अगर इफ थीटा हमारा कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो अगर 180 डिग्री हो जाए तो हमारा क्या कॉस थीटा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क डन है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, वर्क डन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, अब देखिए कोई आप अगर चल रहे हो, सीधा चल रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे गिर रहा होगा, फ्रिक्शन, नहीं तो आप चल कैसे रहे हो, आप तो गिर जाते हैं, स्लिपर, वो फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब आप ऐसे मान लीजिए सीधा चल रहे हैं तो ये आपका फोर्स लग रहा है, आप सीधा चल रहे हो तो उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, तो एक ऑपोजिट फोर्स भी लगता है और उसे बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, जो हम FR से भी डिनोट करते हैं या फिर फ्रिक्शन के नाम से भी बोला जाता है। तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होता है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो पहला एग्जांपल हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और दूसरा और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई भी बॉल है, उसको आप ऊपर फेंकते हो, अगर एक बॉल है और उसे आप ऊपर फेंकते हो, ऊपर की ओर फेंकते हो, तो जब आप बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हो, आपका डायरेक्शन किधर होता है, मतलब फेंकने का डायरेक्शन ऊपर की ओर, फोर्स लगाने का डायरेक्शन ऊपर की ओर, और आपका जो
डिस्प्लेसमेंट होता है अगेंस्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स होता है, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए जो वर्क डन होता है वो भी हमारा नेगेटिव होता है। when ball is thrown upward। अब तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्स के रिलेटेड और ये वर्क डन के रिलेटेड और ग्रेविटी के रिलेटेड कुछ और एक्साइटिंग चीजें देखेंगे और उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमें एग्जाम्स में मिलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप फिजिक्स आराम से सीख सकें, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप अपना पढ़ाई जमकर तैयारी कीजिए और अपने बुक्स को पढ़ते रहिए और ये मत कभी मत सोचिए कि फिजिक्स हमारे लिए डिफिकल्ट है। और अगर आपको फिजिक्स डिफिकल्ट लग रहा है तो आपके लिए मैं हूं, मैं आप लोगों को फिजिक्स बहुत आसान से करके समझा दूंगा, ताकि आप उसका मजा ले पाएं और अपना कॉन्सेप्ट आराम से फिजिक्स के रिगार्डिंग क्लियर कर पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।